Okay, Erawat, hold on to your thoughts. In fact, we have some very big breaking news development, which is we have fresh visuals of the Pahalgam terror attack. We are going back to April 22. This is a new clip that's coming in that shows a different part of the meadow and different set of people there and those terrorists there at the center. You look at this. We will. शहबाज शरीफ तो ऐसे ये पाकिस्तानी कह रहे हैं आपके 5 जहाज हमने गिरा दिए, नहीं कह रहे पाकिस्तानी। कह रहे हैं। अगर पाकिस्तानी कह रहे हैं 5 गिरा दिए तो मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि अगर खुशी ही मनानी है झूठी वाली तो बोलो 50 गिरा दिए। हल्की बात क्यों करनी? बिल्कुल सही। व्हाई शुड दे टॉक अबाउट 5? 80 में 50 गिरा दिए। आप बोलो साहब हमने 50 गिरा दिए, हमने पूरी एयरफोर्स गिरा दी, हमने सब कुछ कर दिया। छोड़ रहे हो तो फिर लंबी छोड़ो कि सबको मजा आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं फ़ारूक यूसुफ ऑफिशियल। मैं फ़ारूक यूसुफ आपके साथ, और आज की वीडियो में व्लॉग में हम बात करेंगे इस चलते हुए और जलते हुए महीने मई की। जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में 14 अगस्त 1947 को या 1947 को बतौर साल या अगस्त के महीने को बतौर महीना याद रखा जाएगा, आने वाली पाकिस्तान की तारीख़ में मई के महीनों को कई हवालों से याद रखा जाएगा। और उसमें से एक मस्बत हवाला ये इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली जो एक कशीदगी है, और उस कशीदगी के नतीजे में भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन और लेने की कोशिश की, एक एडवेंचर करने की कोशिश की, और उसके नतीजे में जिस तरह के हालात का इस वक्त उसको सामना है, इस वक्त जिस तरह दोनों मुल्कों में गर्मा गर्मी चल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया, इन तमाम हवालों से मई का महीना अब आइंदा हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की तारीख़ में एक सिग्निफ़िकेंट हैसियत इख्तियार कर गया है। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कशीदगी 1947 से ही चली आ रही है, जो कभी कभी जंग की सूरत इख्तियार कर लेती है, कभी कशीदगी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ये जो रीसेंट कशीदगी है, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से जितनी दफ़ा कशीदगी हुई है, उसके नतीजे में भारत को सख्त नुकसान उठाना पड़ा है। वैसे तो पाकिस्तान को ज़्यादा जो तकलीफ़ दे दौर रहा वो भारत में कांग्रेस का ही रहा। कांग्रेस जमात बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत का जो एक शुरू में नैरेटिव था बतौर कौम, बतौर मुल्क, वो उसकी नुमाइंदगी करती थी, और उनकी अपनी पॉलिसीज़ थी, एंटी पाकिस्तान भी, एंटी मुस्लिम भी। लेकिन उनके दौर में अगर हिंदुस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो इंटरनल मामलात को या दूसरे तीसरे मामलात को जहाँ नुकसान पहुँचा, एक चीज़ तो तय है कि हिंदुस्तान को कांग्रेस के दौर में जो इंटरनेशनली स्टेबिलिटी मिली, वो उसका सारा तिया पांचा करके नरेंद्र मोदी ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। एक ख़ास किस्म का नैरेटिव वो एक्चुअली अगर कांग्रेस की हुकूमत भारत में होती तो भी ये फिनोमेना शायद ऐसे ही होता, ये इससे बेहतर होता कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या वहाँ पे जो आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ है रिसेंट टाइम्स में, उसका भारत को बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन सच ये है कि ये फ़ायदा किसी भी सूरत होता, चाहे हुकूमत कांग्रेस की होती या बीजेपी की। बाकी हवालों से नरेंद्र मोदी के दौर में भारत को नुकसान हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को उसके होने का फ़ायदा हुआ। गो के नरेंद्र मोदी बज़ाहिर एक बदतर दुश्मन, एक बेवकूफ़ दुश्मन साबित हुआ, जबकि जो एक मेंटालिटी है, हिंदू मेंटालिटी, उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव जमात कांग्रेस थी, उनका वार करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। वो हमेशा पाकिस्तान को एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करते थे, और अपने जो अज़ाइम थे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उनका तरीक़ा वारदात भी डिफरेंट होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई, जिसके नतीजे में बहरहाल भारत को हर दफ़ा मुंह की खानी पड़ी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो सारे का सारा मई का ऑपरेशन है हिंदुस्तान की तरफ से, ये गले की हड्डी बन गया नरेंद्र मोदी की। बुनियादी तौर पर अगर इसके थोड़ी सी बारीक बीनी से मुतालिया किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का ये सारी एस्केलेशन करने का असल मकसद पहलगाम वाला ड्रामा, उससे पहले भी उड़ी वाला जो ड्रामा था, या जितने भी उसने ड्रामे रचाए हिंदुस्तान में, उसका बज़ाहिर मकसद यही होता था हर दफ़ा इलेक्शन जीतना, लोगों की हमदर्दियाँ लेना, लोगों का साथ वोट लेना, और हिंदुस्तानी मीडिया को मसाला फराहम करना बात करने के लिए। हर दफ़ा उसका ये फार्मूला तकरीबन कामयाब रहा काफ़ी हद तक,
क्योंकि उसके इस तरह की हरकतों के नतीजे में हिंदुस्तानी मीडिया ने बड़ा पैसा कमाया, मोदी के दोस्तों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन इस बात से उसे कतई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हिंदुस्तान के बारे में, बाहर के मुल्कों में, हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो यूँ खासा रुसवा उसने करवाया। इसके लिए पाकिस्तान उसका मशकूर भी रहेगा। उसका इस दफ़ा का भी ये ड्रामा उसी फार्मूले की एक कड़ी थी कि नरेंद्र मोदी भारत में अपनी गिरती हुई साख को किसी हद तक बेहतर करना चाहता था। उसे लगा कि बिल्कुल पुरानी फार्मूले से एक एडवेंचर किया जाएगा, रिज़ल्ट्स भी सेम होंगे, लेकिन इस दफ़ा रिज़ल्ट सेम नहीं थे। इस दफ़ा रिज़ल्ट हैरानकुन तौर पर सेम नहीं थे। जिस तरह कारगिल के मामले में बज़ाहिर तो भारत ये कहता है कि हमने पाकिस्तान को निकाल बाहर किया, लेकिन सच यही था कि कारगिल वाले मामले में जो फ़तह यार था वो पाकिस्तान ही था, क्योंकि दुश्मन के इलाके में जाना, उसे फ़तह करना, ये पाकिस्तान का कारनामा था। अगर उन्होंने छुड़वाया पाकिस्तान की किसी कमज़ोरी की वजह से या अमेरिका की इंटरवेंशन की वजह से किसी तरह वो छुड़वाने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने तो अपना इलाका छुड़वाया। लेकिन पाकिस्तानी नौजवानों सूरमों का ये कारनामा था, पाकिस्तान फ़ौज का ये कारनामा था कि उन्होंने कारगिल को घुस के उसके ऊपर कब्ज़ा किया। तो वो भी पाकिस्तान के हक़ में ही रहा। उसके बाद मोदी ने जितने एडवेंचर किए वो भी पाकिस्तान के हक़ में रहे। अच्छा, अब मोदी ने जब ये फार्मूला सारा किया और पहलगाम वाला ड्रामा और उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी और ख़ास तौर पर इस दफ़ा उसको थोड़ा सा और ड्रामे को थोड़ा मेलो ड्रामा और टच दिया कि जो वहाँ पे हमलावर थे उन्होंने ये तक पूछा कि यहाँ मुसलमान कौन है, उनको छोड़ दिया, और हिंदू कौन है, उनको मार दिया, टाइप चीज़ें हुई। फ़ौरन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, इंडिया मीडिया ने चीखना शुरू कर दिया। यही फार्मूला होता था हमेशा। अभी चीज़ें उसके हक़ में थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव जाना शुरू हुई थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने यहाँ एक हमाकत इंतहा दर्जे की ये की कि उन्होंने इस मामले को इतना उछाला, इतना भड़काया, इतनी अवाम की एक्सपेक्टेशंस ऊपर ले गए कि मोदी हुकूमत को समझ ना आया कि अब यहाँ पे अगर हम हमला नहीं करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और कम अज़ कम इंडियन मीडिया ने जो चवल मारी वो ये थी कि जिस तरह से वो मैटर को इतना उछाल के ऊपर ले गए थे, उसमें जितनी उन्होंने गर्मी पैदा कर दी थी, जितनी उसमें गैस भर दी थी, उसके नतीजे में इंडियन या भारतीय अवाम कम अज़ कम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कल परसों तरसों 2-3 दिन में पाकिस्तान की जगह पे एक पूरा सफ़ा चट मैदान होगा, कोई घर नहीं होगा, कोई इंसान नहीं होगा, कोई चरिंद परिंद कुछ नहीं होगा, रड़ा मैदान होगा, हम सब जाएंगे और उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, क्योंकि इंसान सारे मार देंगे हम। ये उनका कम अज़ कम एक्सपेक्टेशन थी। जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा था। अच्छा, अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ज़ाहिर है उन्हें अटैक करने थे, तो उन्होंने भारत ने अटैक कर दिया। अब भारत ने अटैक किया, वो जो आबादी वाले इलाके थे वहाँ किया, जो फ़ौजी तनसीबात थी वहाँ किया, उनको ये करना पड़ना था। उसके नतीजे में पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ कोई डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन उसके रिप्लाई में जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया, अब और फौरी जो उसके ऊपर चीज़ें सामने आई वो ये थी कि पाकिस्तान ने उनके राफेल तैयारे गिरा दिए। टोटल उनके 5 तैयारे गिरा दिए। एक उनकी को पायलट ऑफिसर भी ज़मीन पे गिरी हुई हैं और खड़ी हुई हैं, और एक वो वीडियो सामने आ गई। तो यहाँ से फिर ये जो एक नया टर्न शुरू हुआ है सारी सूरत हाल का, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने खोया क्या और पाया क्या, भारत ने खोया क्या और पाया क्या। आइए 1 बाय 1 इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में कि किस तरह पाकिस्तान और इंडिया को इसका फ़ायदा और नुकसान हुआ, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ, भारत को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ। इसको पूरे सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी सूरत हाल का समझ आए और एक नतीजा अख़ज़ करने में आपको आसानी हो जाए। तो आइए सबसे पहले ये बात जहन में रखिए कि हिंदुस्तान अगले 3 साल में इस तरह से तबाह होने जा रहा है। आज की डेट नोट कर लीजिए, और अगले 3 सालों में भारत को जो चैलेंजेस सामने करना पड़ेंगे उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज, बाकी छोड़ दीजिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज अब फेस करना पड़ेगा कि भारत की ताकत की कलई खुल गई है। और वहाँ पे इस सूरत हाल को देखते हुए, एंटी मोदी एलिमेंट को देखते हुए, वहाँ पे जितनी अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उन्होंने वहाँ पे ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर अगर आप सिख एलिमेंट को देखें
तो सिखों का एक अरसा दराज से ये मुतालबा रहा है कि वो भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं। और इस मामले में आप समझते हैं कि एक तो सिख कम्युनिटी है बहुत बड़ी, एक वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। फिर ये भी समझा जाता है कि जो सिखों के यहाँ ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में, कि सिख जो हैं वो बहादुरी की अलामत हैं, वो लड़ सकते हैं। और यही वजह है कि भारतीय फ़ौज में हमेशा उनको भर्ती करके पाकिस्तान के जो फ्रंट्स हैं इंडिया के साथ, जो बॉर्डर्स हैं, उन पे जो सिखों को तैनात किया जाता है, क्योंकि वो अपने कद काट, पंजाबी डेल डोल और अपनी सोच के लिहाज से ज़रा थोड़े तगड़े होते हैं। उसके कंपैरिजन में जो प्योर हिंदूज़ हैं वो शायद उतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं, वो सेहत के मामले में भी नहीं हैं, वो जज्बा, जोश, ताकत, इन सब हवालों से उतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। तो उनका इस तरह से खालिस्तान तहरीक की तरफ झुकाव होना और भारतीय पंजाब में ही सिखों का ये कहना कि हिंदुस्तान को हम पंजाब से गुजर के पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे, ये उसी तरफ एक इशारा है। तो एक तो जो बहुत बड़ा नुकसान भारत को होगा इसके नतीजे में, कि अगले 3 साल में वहाँ पे जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं वो सर उठाएंगी, पूरे ज़ोर से सर उठाएंगी, क्योंकि उनके सामने अब ये है कि भारत उतना भी मजबूत नहीं है जितना हम समझते थे। इसलिए वो अब भारत की इस कमज़ोरी के खुल जाने के बाद वो अपना पूरा ज़ोर लगाएंगे और ये तहरीकें ज़ोर भी पकड़ेंगी। और अब इन तहरीकों को इंटरनेशनल बायर भी मिल जाएगा, क्योंकि उनको लगता था इंटरनेशनली जो भी हिंदुस्तान के मद्दे मुखालिफ जो लोग हैं, जो क़ुव्वतें हैं, उनको हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान में मुखालिफ पसंद तहरीकों को हिंदुस्तान से बाहर कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी। अब वो दोनों फैक्टर्स इकट्ठे होंगे और उनको फंडिंग मिलेगी, सपोर्ट होगी पूरी इंटरनेशनली। जो उनको सपोर्ट करने वाले एलिमेंट हैं वो उनको ढूंढेंगे और वो उनको सपोर्ट भी करेंगे, और यूँ वो तहरीकें ज़ोर पकड़ेंगी। यहाँ ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि बुनियादी तौर पर इस एडवेंचर का असल मकसद मोदी का ये था कि मैं अपनी सियासी साख बचाऊँ, लेकिन इसका जो उल्टा नतीजा निकला कि अपनी साख तो वो गवा बैठा, और यहाँ हमारे यहाँ शहबाज हुकूमत की गिरती हुई साख को उसने पूरा एक बूस्ट दे दिया। और यहाँ पे जो हर वक्त इमरान खान को डिस्कस किया जा रहा था, तहरीक इंसाफ को डिस्कस किया जा रहा था, महंगाई को डिस्कस किया जा रहा था, वो एक दफ़ा पसे पुश चला गया और शहबाज शरीफ हुकूमत लाइमलाइट में आई। फ़ौज का गिरता हुआ मोराल एकदम से बुलंद हो गया, कौम एक तरह से एक दफ़ा मुत्तहिद हो गई बतौर पाकिस्तानी, और बतौर मुसलमान भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो हैं उनके अंदर जज्बा ईमानी, हुब्बुल वतनी, इसने इसमें के अंदर एक नई रूह आ गई, इत्तेहाद का एक एलिमेंट आया, खुशी की एक लहर दौड़ गई। और बतौर ख़ास पाकिस्तान को एक जो नफ्सियाती बरतरी हासिल हुई, वो पाकिस्तानी अफवाज को भी, पाकिस्तानी अवाम को भी, वो एक बहुत ही खुशाइन बात हुई। इस सब के लिए पाकिस्तानी कौम, ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत, हमारी फ़ौज और पाकिस्तानी कौम, हम नरेंद्र मोदी के शुक्रिया अदा करते हैं कि वो काम जो शहबाज शरीफ साहब पिछले 3 साल में पूरी मेहनत से भी नहीं कर पा रहे थे, वो काम मोदी जी की एक हमाकत ने उनके लिए कर दिया। सो शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त दिल से उनके दुआएँ उठती होंगी कि मोदी तुम्हारा शुक्रिया, जिस तरह से तुमने हमारे लिए ये काम कर दिया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसी तरह अगर आगे देखा जाए तो फर्दर इसके जो गुड्स एंड बैड्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आए हैं वो ये हैं कि अगर मुआशी हालात का जायज़ा लिया जाए तो हिंदुस्तान की इकॉनमी और हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट्स वो सारी क्रैश कर गई हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है। उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान की मुआशत को एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिला है और एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आया है। तो ये नुकसान इंडिया को हुआ, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। चीन और पाकिस्तान पहले से ज़्यादा करीब हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी और तैयारे चीन के थे, पायलट पाकिस्तान के थे। तो ये जो बड़ा खूबसूरत इम्तज़ाज था ये टेक्नोलॉजी का और महारत का, इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। महारत पाकिस्तानी पायलट्स की थी, टेक्नोलॉजी चीन की थी, दोस्ती को बूस्ट मिला। भारत चूँकि पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका दुश्मन है, तो दुश्मन की रसवाई और पसपाई एक्चुअली चाइना की खुशी का बायस बनी। अब चाइना को यहाँ पे डबल फ़ायदा हुआ। एक तो उनके दुश्मन जो है, उनके सरहद पे जो खड़ा है, उसको जो धूल चटाई पाकिस्तानी सूरमाओं ने, वो तो उनको फ़ायदा हुआ सा हुआ।
उनकी टेक्नोलॉजी और जहाज़ों को जो फ़ायदा हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में उनको बायर मिल गए, उनको लगा कि वो जो जदीद टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ और जो वो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन और वो बहुत महंगी भी हैं, तो चाइना के जो टेक्नोलॉजी और जो जहाज़ हैं उनको अब इंटरनेशनल मार्केट से डेफिनेटली जो बायर्स मिल जाएंगे। और उनकी इस वक्त भी जो मार्केट है चाइना में जहाज़ बनाने वाली कंपनियों की, वो बहुत ऊपर गई है, उनको चाइनीज़ इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ है। और इन अदर वर्ड्स किसी न किसी लेवल पे ये जो एक सर्द जंग इस वक्त चाइना और अमेरिका में जारी है, उसमें एक तगड़ा धचका लगा है कि आवाज़ एकदम बंद हो गई थी, फिर दोबारा ऑन हुई है। अच्छा, जो एक सर्द जंग की कैफियत चाइना और अमेरिका के दरमियान थी, उसमें भी चाइना को फ़ायदा हुआ है। तो देखा जाए तो पिछले 10, 12, 15 साल में अमेरिका को इस हवाले से नुकसान हुआ है और चाइना को हमेशा ही अखलाकी और मुआशी बरतरी हासिल हुई है। तो एक ये भी सेटबैक इनडायरेक्टली चाइना की तरफ से अमेरिका को भी मिला है। तो ये भी हमारे दोस्त मुल्क चाइना के लिए भी खुश आइंद है। फिर पाकिस्तान के हवाले से एक बयानिया जो भारत भी बनाता था, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग बनाते थे, कुछ जाहिल कि जी पाकिस्तान गरीब मुल्क है, मुआशी बदहाली का शिकार है, इंडिया के पास जदीद टेक्नोलॉजी, हम उनसे कैसे लड़ेंगे, तो वो भी पिट गया पूरी तरह से। इस वजह से कि पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है या नहीं है, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन मिलिटरीली पाकिस्तान ने अपनी सुपीरियॉरिटी साबित की है, जिसके नतीजे में ये बयानिया पिट गया है कि मुस्तकबिल में भी अगर ऐसी कोई सूरत हाल खुदा न खास्ता होती है तो मुईशत की बदहाली कोई रुकावट नहीं है पाकिस्तानी सूरमाओं के लिए और कौम के लिए कि वो भारत से लड़ न सके मुआशी बदहाली की वजह से। बल्कि शायद मुझे लगता है मुआशी बदहाली की होने की सूरत में जब इंसान फ़िक्र मुआश से आज़ाद हो जाता है तो वो ज़्यादा दिलेरी से लड़ता है। ये यहाँ नाज़रीन एक और बड़ा दिलचस्प एलिमेंट है जिसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि जो फ़ौज, चूँकि काम ही उसका लड़ना है, फ़ौज अपनी जगह पे महाज पे खड़ी थी, शाहीन जो थे, जो पायलट थे वो अपनी जगह पे, जो बहरी फ़ौज थी वो अपनी जगह पे, हुकूमत अपनी जगह पे, वजारतें अपनी जगह पे एक जंग लड़ी थी, मीडिया अपनी जगह पे एक जंग लड़ा था। लेकिन एक जंग जो थी वो पाकिस्तान की अवाम भी लड़ रही थी, वो असाब की जंग थी भारत और पाकिस्तान की अवाम में। तो ये मीडिया ने एक अजीब सीन जो है वो रिकॉर्ड करके रख लिया कि इधर उधर हिंदुस्तान का मीडिया एक पैनिक क्रिएट कर रहा था। अच्छा, वो पैनिक एक्चुअली तो पाकिस्तानियों के लिए क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उस पैनिक का निशाना बन गए हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान में जंग को लेकर एक बहुत ज़्यादा डर की और खौफ की लहर देखने को मिली। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हुआ, यानी पाकिस्तानी अवाम वो तो ड्रोन्स को लेकर इस तरह से लाइटर मोड में उन्होंने तो अफ़गानियों को भी पीछे छोड़ दिया कि वो ड्रोन्स और हमले और जंग और बम इसको लेकर पाकिस्तानी अवाम ने जितना खुशी का इजहार किया, लग ही नहीं रहा था कि कोई जंग लग रही है, लग रहा था कोई मेला लगने वाला है जिसके नताइज और जिसके होने का इंतज़ार पाकिस्तानी कौम कर रही है। ये जो एक एलिमेंट है, ये जो एक एस्पेक्ट है, ये हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए, हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए और हिंदुस्तानी अवाम के लिए भी बहरहाल एक वो सोचने वाली बात बन गई, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया बन गया कि ये कैसी कौम है। और वाकई ऐसा ना हो कि जंग लड़ जाए, लग जाए और ये लोग घरों से सोटियाँ और खुरपे लेके आ जाएं हमारी पिटाई करने के लिए। तो ये तो लग रहा था, खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल होती इससे पहले कि एटम बम चला दिया जाता, अगर रवायती जंग होती तो शायद पूरी पाकिस्तानी कौम 24 करोड़ लोग हिंदुस्तान के बॉर्डर पे पहुंच के, जिसके पास साइकिल होती वो साइकिल पे, गाड़ी वाला गाड़ी पे, बंदूक वाला बंदूक के साथ, छुरी वाला छुरी के साथ पहुंच जाता। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती। तो पाकिस्तानियों पे कभी भी, कहीं भी, किसी जगह पे भी किसी ने भी कोई कमज़ोरी का इजहार नहीं किया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरतें, क्या मर्द, सब ने एक मजबूती का मैसेज इंडिया को भेजा। ये बड़ा खुशाइन था। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। फिर पाकिस्तान इस एडवेंचर के बाद भारत के जो एक तनाव की कैफियत चाइना के साथ भी बन गई, जो कि ऑलरेडी थी, वो और ज़्यादा तनाव बन गया। इंडिया को ये तकलीफ़ थी कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद क्यों की। उधर चाइना, इंडिया का ईरान के साथ भी जो है ताल्लुकात वो सर्दबोहरी का शिकार हुए, और ईरान की तरफ से भी बयानात, हिंदुस्तान के, दोनों ने एक दूसरे पे कुछ मुआशी पाबंदियाँ भी लगाईं, कुछ एक्सपोर्ट की पाबंदियाँ लगाईं, जो उनके दरमियान एक कशीदगी का बायस बन गई।
भारत में ही चाइना के ख़िलाफ़ भी अमेरिका के ख़िलाफ़ भी एक एलिमेंट उभर के सामने आया कि अमेरिका ने क्यों इंटरवीन किया और क्यों जंग बंदी करवाई और क्यों कश्मीर का जिक्र किया। तो कश्मीर का मसला यहाँ पे हाईलाइट हुआ एक दफ़ा फिर काफ़ी अरसे के बाद, जिसके लिए भी मोदी का शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद यहाँ भी हमारे शामिल हाल रही और उनका जो तहरीक है उसको भी एक स्ट्रेंथ मिली। ये भी एक पाकिस्तान की कामयाबी और प्रॉफिट था और इंडिया का लॉस। आगे अगर चलें तो अमेरिका के चक्रों में भारत पहले से ही जो रूस से दूर था और दूर हो गया, यानी भारत इस वक्त अमेरिकन ब्लॉक में जाने की कोशिश कर रहा था, ये जा चुका था और रशिया से कदरे दूरी इख्तियार कर रहा था। अमेरिका के दोस्त इंडिया के दोस्त बनते जा रहे थे, यूं रूस से उसकी दूरियां पहले हो रही थी और वो दूरियां अब मज़ीद बढ़ी, क्योंकि भारत को ये एहसास अब रूस दिलाना चाहता है कि हमारे साथ थे आप तो कितने मजबूत थे और अमेरिका कितना आपके लिए नापायदार ताल्लुक़ साबित हुआ है कि आपको रुसवा करवाया, हम तो हमेशा आपके साथ खड़े रहे। तो अब रूस इसको थोड़ा सा और टेंशन देगा भारत को कि ताकि वो इनको और रियलाइज़ करवा सके कि अगर आप हमारा ब्लॉक छोड़ के उधर गए हैं तो इसका आपको नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। अज़रबैजान और तुर्की जैसे जो दोस्त ममालिक थे हमारे, वो खुलकर उन्होंने अपनी दोस्ती का हक़ अदा किया और हमारे साथ शाना बशाना खड़े हो गए। तो हम तुर्की की आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अज़रबैजान की आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अगेन मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हमारे सच्चे दोस्त और दुश्मन की पहचान भी करा दी और हमारा प्राइड है, हमारे ये दोनों मुस्लिम भाई ममालिक कंट्री जो हैं वो हमारे साथ खड़े हुए और इससे पाकिस्तान को बतौर कंट्री बतौर मुल्क एक स्ट्रेंथ मिली। तो ये भी पाकिस्तान का प्रॉफिट, इंडिया का लॉस। आगे चलते हैं जी नाज़रीन। कहना ये चाहिए भारत की तरफ से कि सोचा था क्या और हुआ था क्या, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, भारत सारी कोशिशें करने के बावजूद मुंह की खाई। तो जैसे हमने पहले कहा कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान के हिस्से में आई और इंस्टेबिलिटी हिंदुस्तान के, स्टेबिलिटी शहबाज शरीफ की हुकूमत को और इंस्टेबिलिटी मोदी की हुकूमत को। अब आगे अगर चलें तो बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान और चीन की जो ताकत के हवाले से एक धाक बैठी, उसने भी बड़ा पॉजिटिवली रोल प्ले किया और पाकिस्तान को और चाइना को फ़ौजी ताकत के लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्गली पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, अखबारात में, शाह सुर्खियों में, मज़ामीन में। ये इससे भी हमारी इमेज बिल्डिंग हुई है, हमारा फ़ायदा हुआ है। अगेन ए प्रॉफिट फॉर पाकिस्तान एंड लॉस फॉर इंडिया। पाकिस्तान के पिछले 10-15 सालों में जो पै दर पै कामयाबियाँ और हिंदुस्तान की नाकामियों ने गो कि हमने उस तरह से इफ़ेक्टिवली इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्लोट नहीं किया, इनको आर्ग्यू नहीं किया, लेकिन सच ये है कि पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिया जिसमें ये साबित हो कि भारत में होने वाली किसी भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ने 20 दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज पास ऑन किया कि हिंदुस्तान हमारे मामलात में जो गड़बड़ कर रहा है। अब भी इस सिलसिले की भी कड़ियाँ कि अभिनंदन का यहाँ पे आना, जहाज़ लेके उसके जहाज़ का गिरना, उसका अरेस्ट होना, जहाज़ का तबाह होना और फिर एक गुडविल जेस्चर के तौर पर हमारी हुकूमत का अभिनंदन को भारत को वापस करना, तो जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर भी हुआ और हिंदुस्तान की थू भी हुई और उनका इमेज डाउन भी हुआ। फिर कुलभूषण यादव का मसला, अब कुलभूषण यादव एक अरसा दराज से हमारे पास पड़ा हुआ है हमारी जेलों में, वो भी हिंदुस्तान को उसकी उठानी पड़ी। और आखिर अब ये जो 8 मई वाले वाक़यात हैं और जो पाकिस्तान का अटैक है, यहाँ पे भी आपने देखा कि लोगों ने हिंदुस्तान को गलत कहा, गलत झूठ पर मबनी इंडोर भारत के दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ, उसका हिंदुस्तान को अपना ही नुकसान हुआ, ख़ुद ही अपने पाँव पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, फ़ायदा पाकिस्तान का कर दिया। तो ये भी पाकिस्तान का एक फ़ायदा हुआ है। इकनॉमिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी एक बूस्ट मिला, थोड़ा मिला या ज़्यादा ये नहीं, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट मिला। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर कि हम बतौर अगर मुल्क देखें तो हिंदुस्तान जो कि हमेशा हमारा दुश्मन होने का पूरी दुनिया में तासुर कायम करता है, तो हमारे उस खुद साख्ता दुश्मन की जो इकॉनमी है वो बुरी तरह से हिल कर रह गई, उनकी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। वहाँ पे जो नुकसान हुआ हुकूमत को अरबों डॉलर का, वो उनकी बहुत ज़्यादा
वहाँ पे भारत में हिंदुस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, उनकी इकॉनमी को नुकसान पहुँचा, ये भी उनके लिए एक तकलीफ देह रहा और पाकिस्तान को ज़ाहिर है इसका फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान फ़ायदे में रहा, हिंदुस्तान को तकलीफ़ पहुँची। हिंदुस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ जो जज्बात उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों का ये ख्याल है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के दो नुकसान किए। एक तो उन्होंने जो हिंदुस्तान की सीज़ फायर करवा दी, इससे हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई, ये उनकी आवाम का ख्याल है, इसलिए एंटी अमेरिका एलिमेंट। फिर उसी वक्त अमेरिका जो है वो हिंदुस्तानियों को बिठा बिठा के जहाज़ों में वापस भी भेज रहा था। दूसरा उनका गिला, और तीसरा ट्रंप ने मसला कश्मीर का जिक्र करके उसे फिर एक इंटरनेशनल जो है वो सिग्निफिकेंस दे दी। तो ये सारे गिले शिकवे हिंदुस्तान की आवाम के ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ हैं। अगर हम देखें कि पाकिस्तानियों ने इस सारे मामले में ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया। गो कि पाकिस्तानी मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि इंटरनल मामलात में बहुत से इल्ज़ामात सहाफ़ियों पर लगते हैं, लेकिन इस मैटर को लेकर पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस ने जितनी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, जितने तहम्मुल मिजाजी से रैशनली ओरिजिनली जो तबसरे किए, तजज़िये किए, और जो अगर कोई गलत भी थे तो वो इतने डिसेंट और इतने परफेक्ट थे कि किसी को ये नहीं लगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडियन मीडिया ने जितनी कार्टून फिल्में चलाई अपनी, और जिस तरह से वहाँ पे वो मतलब बढ़ा चढ़ा के मैटर को, और सायरन बज रहे हैं और कब्ज़े हो रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे हमेशा से पाकिस्तान ओरिजिनल जंग जीतता है और भारत हमेशा अपने लॉलीवुड की वजह से अपनी जो जंगें हैं, ये जो अपनी फ़िल्मों की हद तक वो हमसे जीतता है, आम तौर पर तो हारता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि मीडिया पे, और लेकिन इस दफ़ा तो उनको मीडिया पे पूरी तरह से पिट गया, और पाकिस्तान का सोशल मीडिया और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान की अफवाज के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े होकर ये जंग लड़ी, जिसका नतीजा ये निकला कि भारत में भी पाकिस्तान मीडिया को भी और पाकिस्तान सोशल मीडिया को भी बैन करना पड़ा उनको, क्योंकि बयानिया इधर से इतना मजबूत, इतना रैशनल जा रहा था कि वहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस मिल रही थी, जो हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए बहुत नुकसानदेह थी। तो पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया। ऑन द अदर हैंड इंडियन यूट्यूबर्स ने और इंडियन मीडिया ने जो किरदार अदा किया वो बहुत थर्ड क्लास था। यहाँ तक कि ध्रुव राठी और उनके गौरव आर्या जैसे, गौरव ठाकुर जैसे जो यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर्स में, उन्होंने भी जिस तरह से एक कमज़ोर मुकदमा पेश किया हिंदुस्तान का अपनी हुब्बुल वतनी बताने के लिए, उस पर भी लोग हंसे। हिंदुस्तान में भी उस पर बैकलैश आया, पाकिस्तान में भी लोगों ने उनको बुरा भला कहा। तो वो बहुत कमज़ोर उनके आर्ग्यूमेंट्स थे, कोई उसमें लोगों को सच्चाई नज़र नहीं आई, तो यहाँ पे भी वो बुरी तरह पिट गए। अच्छा जी, आखिर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की आर्मी ने जितना डिसेंटली और जितना इंटेलिजेंटली बिहेव किया, इसकी भी कोई मिसाल नहीं। यानी जंगी हिकमत अमली के हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी सुपीरियॉरिटी इंडियन आर्मी के ऊपर, इंडियन जो दिफाई इदारे हैं उनके ऊपर साबित की, और उन्होंने जितनी भी बातें की, उनके जर्नल जो उनके रिटायर्ड थे, उन्होंने भी, जो हाजिर सर्विस थे उन्होंने भी, जो उनके आर्मी ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड, जो मौजूदा हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनके वो सब का जो एक अंदाज़ था बोलने का, चीखने का, वो सारा धरे का धरा रह गया। और इधर पाकिस्तान की तरफ से जितना डिसेंट और इंटेलिजेंट बयानिया दिया गया, प्रेजेंट किया गया, उसको भी पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है एज ए रियलिटी। हिंदुस्तान को बस ड्रामेबाज का ख़िताब मिला। अच्छा जी, फिर पाकिस्तान में बतौर कंट्री, बतौर मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान की ईमान की ताकत, हुब्बुल वतनी की ताकत, जो फ़नी महारत जो है पाकिस्तानी फ़ौज की, उनकी, ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हुई कि इनका कोई सानी नहीं है। और हमारा जितना भी बयानिया था, जितना भी हमारा फार्मूला था, वो कामयाब रहा। अब यहाँ ये एक तमाचा है हिंदुस्तान से, तो हम जो जीते सो जीते, तो इंटरनली कुछ लोग हमें इस पूरे टाइम के दौरान, नाज़रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा ज़रा, कि इस पूरे अरसे में 10-12 दिन के अरसे में पाकिस्तान के अंदर बैठ के कुछ लोगों ने ये जो बकवास की कि जी पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर है, पाकिस्तान का असलहा कमज़ोर है, पुराना है, ये है, वो है, और हिंदुस्तान में तो जी उनके पास इकॉनमी मजबूत है, उनके पास अददी बरतरी है, उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान एक महीना भी उनके साथ नहीं लड़ सकता। उन सब को मुँह की खानी पड़ी, जूते खाने पड़े, लोग उनके मुँह पर थू कर रहे हैं, थूक रहे हैं, क्योंकि उनका जो बयानिया था बकौल उनके वो रैशनल एनालिसिस था,
एक रैशनल क्रिटिक था। रैशनल क्रिटिक और रैशनल बयानिया जो है, एनालिसिस जो है, माई फुट, ऐसा कोई चीज़ होती नहीं। बुनियादी तौर पर नाज़रीन जहन में रखिए, हमेशा से तारीख़ी इंसानी उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी फ़ौजों को छोटी छोटी फ़ौजों ने बदतरीन शिकस्त दी। दोनों में सिर्फ फ़र्क ये था वो लड़ने का जज्बा। अब वो मुसलमानों की तारीख़ देख लें, वो मकदूनिया की तारीख़ देख लें, रोम की तारीख़ देख लें, सब की तारीख़ देखें, हर जगह जो जज्बा कार फरमा होता था वो लड़ता था, हमेशा वही जीतता था। अददी बरतरी कभी भी नहीं जीती, कभी शादो नादरी ऐसा होता रहा है। हमेशा जो जज्बा है वो जीतता रहा है, जो जुनून है वो जीतता रहा है। तो पाकिस्तान का इस्लामी अगर आप दौर को देखें तो हमेशा ही ये रहा, अददी बरतरी और उस वक़्त की टेक्नोलॉजी की बरतरी दुश्मन को हासिल होती थी, लेकिन जीत मुसलमानों की होती थी। अब की दफ़ा भी यही हुआ। तो ये रैशनल वैशनल जंगी मामलों में कुछ नहीं होता, जंगी मामलों में जज्बे लड़ते हैं। ये उन गधों को सोचने की ज़रूरत है जो इस तरह की बकवासियात पाकिस्तान में फैला रहे थे। यकीनन वो इसराइल के और हिंदुस्तान के एजेंट थे और वो काबिल नफ़रत हैं और उन पर लानतें भेजी जानी चाहिए। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ख़ास फजल व करम से इस जंग को हर सतह पे, हर पैमाने पे, हर पहलू से जीता है। तो पाकिस्तानियों को इस जीत की मुबारक हो। हमारी दुश्मनी हिंदुस्तान से नहीं है, हिंदुस्तानी अवाम से नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारा मसला है हिंदुस्तान के साथ, वो एक ख़ास मेंटालिटी को है जो एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम वहाँ पे एलिमेंट को हवा देती है और उनको इस्तेमाल करती है। और हम जानते हैं हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई वो हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे हम उनसे करते हैं, क्योंकि हम एक मुआशरा शेयर कर चुके हैं हज़ारों साल तक इंसानियत की बुनियाद पर। लेकिन इसी तरह के शरपसंद अनासर हमारे दरमियान हमेशा गलतफहमियाँ पैदा करते रहे और अपना फ़ायदा करने की कोशिश करते रहे, जिनका मोदी जैसे एलिमेंट्स का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह उनको शिकस्त होती रही है, शिकस्त होती रहेगी और पाकिस्तान की अवाम और हिंदुस्तान की अवाम जीतते रहेंगे। इनको ये जो झूठे वहाँ पे भी हैं और झूठे यहाँ पे भी हैं, उनको हमेशा शिकस्त होगी जो नफ़रतें फैलाते हैं। पाकिस्तान मोहब्बत पर यकीन रखता है, पाकिस्तान की अवाम भी अमन और मोहब्बत पर यकीन रखती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।